हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सेकंड ईयर में। अब आप सेकंड ईयर में आ गए हैं। यहाँ पर हम बच्चों आपको लेजर पढ़ाएंगे। आज से हम लेजर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम आपका है लेजर सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पर बच्चों हम फुल्ली लेजर को पढ़ेंगे। अभी हमने फर्स्ट ईयर में जो आपने लेजर पढ़ी है उसमें छोटा छोटा लेजर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है ना। दो तरह की लेजर पढ़ ली थी वहां पर, हीलियम नियॉन और रूबी लेजर के बारे में। सिस्टम पढ़ लिए थे क्या होते हैं, पंपिंग सिस्टम पढ़ लिए थे क्या होता है। यहाँ पर हम उसको डिटेल में जानेंगे कि ये कैसा काम करते हैं और बहुत सारी लेजर उसकी जुड़ जाएगी आपकी। क्यों पढ़ रहे हो बच्चों इस स्ट्रक्चर को, इस कोर्स को क्यों पढ़ रहे हैं आप? भाई कोई भी कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं आप? नॉलेज एनहांस करने के लिए, ना कि कोर्स में केवल नंबर लाने के लिए। कॉलेजेस इसलिए ही पढ़ा रहे हैं आपको केवल नंबर आ जाए तुम्हारे। कॉलेजेस नहीं पढ़ा रहे, आपके टीचर इसलिए पढ़ा रहे हैं। जो भी टीचर वहां पर पढ़ाते हैं, पढ़ाते ही नहीं है भाई, अटेंडेंस लेके छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, आज से आप खुद यहाँ से पढ़ेंगे और फिर टीचर को पढ़ा देंगे, है ना। पोडियम पे जाके खुद से पढ़ा देना, उन्हें बैठा देना, हमने हम पढ़ाएंगे आप, कोई बात नहीं। समझ रहे हैं? इतने आप कैपेबल बन जाओगे इस कोर्स से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल फिजिक्स है हमारी, आप जानते ही हैं सब। सबसे पहले बच्चों बात सुनो मेरी, अगर हमने लेजर के नाम को ही जान लिया तो हमने समझ लीजिए करीबन 70% काम अपना पूरा कर लिया। नाम को ही पढ़ लिया। ऐसा क्यों है? ऐसा बच्चों इसलिए है क्योंकि कोई भी साइंस का फिनोमिना हो उसके नाम तब रखे जाते हैं जब उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड हो गई हो। मतलब उसकी प्रॉपर्टी सारी एनालाइज कर दी हो सारे साइंटिस्ट ग्रुप के थ्रू, उसके बाद हम उसका नामकरण करते हैं। हमारी तरह नहीं है, कोई बच्चा हुआ कि अभी क्या नाम रखें, इसका क्या नाम रखें, सबसे छोटा है अच्छा छोटू उसका नाम आज से छोटू है। वो बड़ा भी हो गया लेकिन उसका बेचारे का नाम छोटू रह गया, है ना, उसे छोटू ही बोल रहे हैं सब समझ रहे हो? और या फिर क्या नाम रखे हैं कि भाई इससे बड़े वाले का नाम क्या, सोनू, मोनू हो गया समझ रहे हो बात? इस ऐसे नहीं रखा जाता साइंस में नाम अपनी प्रॉपर्टीज का, ये रखा जाता है इनके प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए, इनके प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए इनका नामकरण किया जाता है। तो अगर नाम ही पढ़ना आ गया ठीक से साइंस में तो काम बन गया हमारा, आधा काम हो गया। समझ रहे हैं बच्चों? तो यही जानेंगे हम। फालतू की चीजें छोड़ो, अपने इंटरेस्टिंग चीजों पे आओ, अपने नॉलेज पे आओ, जो कि सारी जिंदगी तुम्हारे काम में आएगी, सारी जिंदगी तुम्हारे दिमाग में रहेगी। उससे ही तो हम बिल्ड होते हैं ना, वही हमें इम्प्रूव करती है चीजें। चलो बच्चों आ जाओ। क्या है बच्चों ये लेजर, LASER, ये वर्ड पढ़ने हैं बस हमें। क्या क्या है देखो, एल से क्या बन गया हमारा, लाइट। सबसे पहले क्या है, लाइट। उसके बाद क्या है बच्चों, ए से। भाई हम सब जानते हैं लाइट क्या होती है। लाइट क्या होती है भाई? लाइट जो आ रही है हमारी, लाइट होती है। अगर एक ही टाइप की लाइट हो, यानी कि एक ही कलर हो उसमें, उसे हम मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक मतलब कलर, मोनोक्रोमेटिक हो गया जिसमें एक ही वेवलेंथ है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हुआ बच्चों, लाइट आई हमारी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ए क्या है बच्चों, एम्प्लीफिकेशन। क्या है बच्चों ये, एम्प्लीफिकेशन। ये क्या होता है भाई एम्प्लीफिकेशन? एम्प्लीफिकेशन होता है बच्चों, इसके भी नाम से डिफाइन है। एम्प्लीफिकेशन क्या है? एम्प्लीफिकेशन होता है एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई एक लाइट पिक कर रहे हैं, किसी भी एक कलर की लाइट ले लेंगे, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे। चलो भाई ये तो पढ़ लिया, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे। लेकिन अब तुम किसी को पढ़ा रहे हो ऐसे, भाई लेजर क्या होती है, लाइट लो एम्पलीट्यूड को बढ़ा दो, क्या कहेगा? अरे भैया कैसे बढ़ाओगे तो बता दो। तो मेन तो काम क्या है, कैसे बढ़ेगी ये। अब देखो कैसे बढ़ेगी, वही तो है कमाल की चीज। ये बढ़ेगी बच्चों थ्रू लाइट एम्प्लीफिकेशन, थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिम्युलेटेड, स्टिमुलेटेड आया अभी पढ़ेंगे क्या क्या है ये स्टिमुलेटेड, क्या वर्ड बोल रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन। समझ गए? लाइटली एम्पलीफाई कर दिया, किसके थ्रू किया, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू किया। किसका किया, ऑफ रेडिएशन। समझ में आ गई बात? क्या क्या है समझने को, है क्या इसमें? कुछ नहीं है, एक ही है बस समझने को। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, सारी चीज हम जानते हैं। देखो लाइट जानते हैं, एम्पलीफिकेशन जान गए हम, एम्पलीफाई करना, किसी चीज का एम्पलीट्यूड बढ़ा देना। किसका बढ़ा रहे हैं बच्चों, देखो क्या कर रहे हैं,
रेडिएशन किसे बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं बहुत सारी मल्टीपल वेव का ग्रुप, जहां पर हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, गामा रे सब चीजों का स्टडी करते हैं। रेडिएशन है वो पूरा का पूरा एक बंडल है, उसमें से एक बंडल में से एक वेव चुन ली। कौन सी चुन ली? एक लाइट चुन ली कोई भी कलर की, उसके एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई कर दिया। किसके थ्रू किया? स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू किया। तो अल्टीमेट क्या क्या प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? जैसे कि पहली मोनोक्रोमेटिक। देखो कुछ नहीं करना है बच्चों, जो बच्चे हम मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। हमारा पढ़ाने का तरीका बेसिक, बिल्कुल बेसिक है। चैनल का नाम ही इसलिए सबसे सिंपल है ना? सबसे सिंपल तरीका है, क्या है? नाम से ही उसको पढ़ लेना। नाम क्या है बच्चों? मोनोक्रोमेटिक। मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक मतलब कलर, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक ही कलर पाया जाए, चाहे वो किसी भी चीज में हो। यहाँ पर लेजर में हम स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए लेजर की प्रॉपर्टी पहली आ गई मोनोक्रोमेटिक, यानी कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब जो लेजर होगी उसमें एक ही कलर होगा। जैसे कि बच्चों हमारी नॉर्मल लाइट होती है उसमें मिक्सअप ऑफ कलर होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं, है ना? 7 कलर का मिक्सअप होती है वो, जैसे बल्ब या टॉर्च या सनलाइट जो आ रही है। दूसरी क्या है बच्चों प्रॉपर्टी? हाईली इंटेंस, बहुत ही हाई इंटेंस हो जाती है भाई। जब एक ही वेव कहीं किसी मीडियम पे प्रोपोगेट करेगी तो क्या होगा बच्चों? उसका दूसरी वेव से इंटरफेयर नहीं हो रहा। इंटरफेयर दूसरी वेव से नहीं होने का तो इसका मतलब क्या है बच्चों? उसके बीच में जो भी फेज जोड़ेंगे उसके, वो कंस्ट्रक्टिवली जोड़ेंगे। अगर आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी होगी हमसे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव क्या होती हैं चीजें। चलिए आगे बात करेंगे इसकी भी। तो क्या है बच्चों? ये बहुत ही हाई पावरफुल लेजर है ना? लाइट है जिसको हम लेजर बोल रहे हैं। ये सिंपल बात खत्म हो गई। फिर क्या है बच्चों? यूनिडायरेक्शनल। नाम से ही सिंपल बात खत्म हो रही है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलने वाली, यानी कि इसका डाइवर्जेंस क्या होगा बच्चों? मिनिमम होगा। आपको डाइवर्जेंस के बारे में पता होगा बच्चों। डाइवर्जेंस क्या होता है? फैलाव किसी चीज का। जब कोई एक ही डायरेक्शन में चलने वाली चीज है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा? ऑब्वियसली मिनिमम होगा। तो यानी कि क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, वन डायरेक्शन में चलने वाली है। आगे चलते हैं। क्या है बच्चों? हाईली कोहेरेंट। देखिए बच्चों इस सिलेबस में आपके कोहेरेंट जो वर्ड है यानी कि पहली यूनिट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम इसका डिस्कशन करेंगे बहुत बेसिक तरीके से। इसके पार्ट जानेंगे, कितने पार्ट का होता है ना। इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कभी कभी, है ना? उसको डिस्कस करेंगे। क्या होता है बच्चों? नाम से जानो क्या होता है? कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है, देखो बच्चों, को का मतलब होता है टुगेदर, बस ऑब्वियसली आपको पता है। और हेरेंट का मतलब होता है होल्डिंग, यानी कि जब कोई भी चीज आपस में जुड़े, यानी कि आपस में होल्ड हो, उसको कहते हैं कोहेरेंट। और यहाँ पर यही तो हो रहा है बच्चों। समझो जैसे कि बच्चों बहुत सारे बच्चे एक साथ डांस कर रहे हैं, ब्रेक डांस या कोई सा भी डांस कर रहे हैं, ग्रुप डांस कर रहे हैं वो, अगर उनमें रिदम ही ना रहा, आपस में कोऑर्डिनेशन ही ना रहा, तो वो क्या ग्रुप डांस कहलाएगा? उसे देखने में मजा आएगा आपको? नहीं। यानी कि उसमें आपस में वे आपस में सिंक नहीं रहे अगर, तो सारा का सारा मजा छूट जाएगा, यानी कि वो डांस डांस ही नहीं लगेगा। ऐसे ही बच्चों लेजर में जब तक बहुत सारी वेव आपस में सिंक होकर ना चले, आपस में कोऑर्डिनेशन बना कर ना चले, तो तब तक लेजर बन ही नहीं सकती। तो कोहेरेंट वर्ड जो आया है बच्चों, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है लाइट का टुगेदर होल्ड होना, बस और कुछ नहीं है बच्चों। इतना बड़ा वर्ड नहीं है, इसके वर्ड को ही जानना था हमें बस। यानी कि लाइट कितनी दूर तक, समझ रहे हैं बच्चों? ये भी वर्ड समझो, कितने टाइम तक आपस में होल्ड रहकर चल सकती है। या फिर ऐसा समझो कि 10 बच्चे आपस में डांस कर रहे हैं, 10 बच्चे कितने टाइम तक आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉलो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों हम टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल का मतलब क्या है? टाइम। ये बच्चों ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में इसका मतलब है टेम्पोरल का मतलब है टाइम ही, यानी कि ऐसा टाइम जहां तक कोई वेव अपनी कोहेरेंट प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाए उसको क्या कहेंगे? टेम्पोरल कोहेरेंट। आगे समझो। समझो 10 बच्चे 1 घंटे तक अपना डांस परफॉर्म करते हैं और बिल्कुल एकदम सिंक्रोनाइज तरीके से, यानी कि ग्रुप डांस एकदम बढ़िया से उन्होंने बढ़िया तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो यानी कि 1 घंटा क्या हुआ? टेम्पोरल कोहेरेंस। यानी कि वो टाइम कौन सा हुआ? 1 घंटा हो गया। टेम्पोरल कोहेरेंस कितना घंटे का हुआ? 1 घंटे का हुआ। सही है। अब क्या है बच्चों? ये क्या है?
इस स्पेशियल कोहेरेंस। ये क्या होता है बच्चों, देखो नाम से, टेम्पोरल का मतलब टाइम, स्पेशियल का मतलब क्या है, स्पेशल का मतलब है स्पेस से, यानी कि जिस स्पेस में, यानी कि किसी दो पॉइंट पे अगर हम किसी कहीं पर उनका डांस पोज करके देखें और देखें कि क्या ये बच्चे आपस में सिंक है, समझ लो कि 10 बच्चे हैं और 4 या 5 लाइन में खड़े हुए हैं या 2 लाइन में खड़े हुए हैं, क्या आपस में दो पॉइंट पे उन दो बच्चों की या फिर उन सारे बच्चों की आपस में मोमेंट सेम है? तो यानी कि अगर सेम है तो कहेंगे उसको कि पर्टिकुलर स्पेस में वो वेव कोहेरेंट है। यानी कि स्पेस की बात जब हम करेंगे तो स्पेशियल कोहेरेंट की बात करेंगे, आ जाएगा। तो कोहेरेंट क्या हुआ बच्चों, वेव का टुगेदर रहना कोहेरेंट है। यानी कि टुगेदर कब रहेगी वो, जब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉलो करे। कब करेगी बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉलो, जैसे कि अगर दो वेव है, जब उसका क्रस्ट क्रस्ट से मिले और ट्रफ ट्रफ से मिले। इनकोहेरेंट कब होगा बच्चों कोई चीज, या फिर उसमें नहीं रहेगी वेव, जो ये बच्चों की ये क्या होता है, हम हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो क्या होगा, इनकोहेरेंट होगा। इनकोहेरेंट क्या कब होगी वेव, जब कोई वेव क्रस्ट, किसी वेव का क्रस्ट ट्रफ से मिल जाए, ट्रफ क्रस्ट से मिल जाए, या फिर एक ही फेज में ना हो, जैसे कि एग्जांपल है हमारा। तो सिंपल बात समझ गए बच्चों हम कि कोहेरेंट होता क्या है, इसके टाइप क्या होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप। कोहेरेंस हमने देख लिया था बच्चों, इसके पार्ट देख लेते हैं, टेम्पोरल और स्पेशियल कोहेरेंस। नाम से ही पता चल रहा है, अब हमने अभी पढ़ लिया है, इसे डिटेल में समझ लेते हैं क्या है। नाम क्या है बच्चों, टेम्पोरल, यानी कि टाइम का कोहेरेंस, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने टाइम तक वेव आपस में सिंक्रोनाइज हैं, कितने टाइम तक आपस में वेव कोहेरेंट प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। जैसे बच्चों एग्जांपल समझो, जैसे कि 15 अगस्त अभी गई है, उसमें हमने परेड देखी होगी, है ना बच्चों, जब मिलिट्री परेड करती है, बहुत सारे जवान परेड करते हैं, तो उनकी जो रिदम रहती है, उनके जो कदम होते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है, वो आपस में बहुत लंबे टाइम तक सिंक्रोनाइज रहती है, आपस में एक साथ वो कदम उठाते हैं। तो जितने भी टाइम तक वो आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखे, उसको बोलते हैं हम टेम्पोरल कोहेरेंस, यानी कि वो टाइम जहां तक वो कोहेरेंट रहे। फिर आता है बच्चों, देखो लिख रखी है डेफिनेशन, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं आप। सो टेम्पोरल कोहेरेंस इज अबाउट द वेव स्टेइंग स्टडी ओवर टाइम, यानी कि कितने टाइम तक वो स्टडी स्टेट मेंटेन करके रखती है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल कोहेरेंस बोलते हैं। स्पेशियल कोहेरेंस का मतलब क्या है, स्पेस, यानी कि उस स्पेस की बात कर रहे हैं हम, कहीं पर भी हम देख सकते हैं। यानी कि जब आप परेड देखोगे सोल्जर्स की, तो बच्चों किसी भी पोजीशन पे किसी भी सोल्जर की मूवमेंट देखना, किसी भी 2 की 10 की 12 की आपस में कैसी रहेगी, सिंक्रोनाइज रहेगी, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन में रहेंगे वो, किसी भी मोमेंट पे किसी भी स्पेस पे, है ना बच्चों। तो इस चीज को क्या बोला गया, इसको बोला गया स्पेशियल कोहेरेंस। यानी कि दिस मींस द वेव स्टे इन स्टेप, यानी कि एक ही रिदम में रहेगी अक्रॉस डिफरेंट प्लेस इन द बीम। सही बात है, यानी कि हम बहुत अच्छे से समझ गए मिलिट्री के सोल्जर के एग्जांपल से। आगे चलते हैं। अब क्या है बच्चों, कोहेरेंट लेंथ क्या है भाई, जितनी लंबाई है उसकी, यानी कि जहां तक वो कोहेरेंट, यानी कि अपनी सिंक्रोनाइज, यानी कि आपस में सिंक बनाकर रखे चल रहे हैं, यानी कि सोल्जर चल रहे हैं या फिर वेव चल रही है, वो लेंथ उसकी कोहेरेंट लेंथ है ना। बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पर आप। अब बच्चों क्या है, इसके स्पेशल केस हैं, आप हमारे सिलेबस में दे रखा है, स्पेशली ये 2 चीजें दे रखी है। क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंस लेंथ और क्या होता है ट्रांसवर्स कोहेरेंस लेंथ। क्या होता है ना, बहुत बार बच्चों पेपर में ये सब कुछ ना पूछकर इस पर क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। सब कुछ पता है आपको, लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि आपने इसको एक बार सुना नहीं या किसी से पढ़ा नहीं है, खुद से नहीं पढ़ा। बस आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, देख लेना है, बस सीधा समझ में आ जाएगा। क्या समझना है, नाम समझना है। देखो क्या है नाम, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल हमने पढ़ रखा है वेव्स, और ट्रांसवर्स नेचर भी पढ़ रखा है वेव का। ट्रांसवर्स नेचर कौन सी वेव होती है थी बच्चों, ईएम वेव, हमने ईएमटी में पढ़ा था बच्चों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ा था हमने अपनी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, जो हमारे फिजिक्स थी उसके सेकंड यूनिट में। ट्रांसवर्स नेचर कैसे होता है बच्चों ईएम वेव का, ट्रांसवर्स नेचर होता है ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं,
ये पता है ना आपस में, यानी कि इस तरीके से चलते हैं, एक इधर को तो एक इधर को चलता है। इससे ही हमें आइडिया लगेगा क्या होता है ये चीजें। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल उसी डायरेक्शन में, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वो वाली लेंथ है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में उसकी लंबाई नाप रहे हैं। जैसे कि बच्चों सोल्जर, हमारे सोल्जर है, जैसे कि समझो 100 जवान है हमारे जो कि परेड कर रहे हैं ना, तो 100 जवानों ने कितनी लाइनों में खड़े होकर कितनी डिस्टेंस तक उन्होंने अपनी जो रिदम है उसको सिंक रखा, सिंक्रोनाइज रखा, यानी कि कोहेरेंस में रहे वो, उस लेंथ को क्या बोलेंगे हम? लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस लेंथ। देखो लॉन्गिट्यूडनल वर्ड से ही पता चलना है कितना लॉन्ग है, कितने लंबे हैं, है ना, कितनी लंबाई तक उनकी जो वेव है, यानी कि एक तरीके से जो वेव है वो आपस में सिंक्रोनाइज रही है। सिंपल बात है, यही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब ट्रांसफर्स क्या रहेगा? समझो कि वो जो 100 जवान थे वो कितनी लाइनों में खड़े हैं, है ना, कितनी उनकी विड्थ कितनी है। समझो कि 10 लाइन बनाई तो ज्यादा विड्थ हो गई, 2 लाइनों में खड़े हो गए तो कम हो गई, एक में ही खड़े हो गए तो और कम हो गई। तो यानी कि विड्थ कौन बताएगा? ट्रांसवर्स कोहेरेंट लेंथ। इस एग्जांपल से समझ लो, लंबाई क्या है बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल बता रही है, विड्थ क्या बता, कौन बता रहा है? ट्रांसवर्स कोहेरेंट लेंथ बता रहा है। सिंपल बात है भाई, विड्थ वही तो बताएगा, लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा? उसी डायरेक्शन में, और विड्थ क्या होगी भाई? ऐसे ही तो लाइनें बनी होगी इधर, तो देखो परपेंडिकुलर नहीं है बस में, जब तो नाम क्या आया? ट्रांसवर्स। ये बच्चों आपके नोट्स में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने एक बार देखे थे नोट्स, बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी नोट्स छापती है अपने, पता नहीं क्या छापती है वे, है ना, उसमें देखा था मैंने, पता नहीं क्या ही लिख रखा है, उनसे टीचर को खुद नहीं पता ये क्या लिख रखा है उसमें। रियल चीजें ये है, इनको पढ़ो, खुद से पढ़ो, समझो, समझाओ अपने दोस्तों को भी, और वीडियो को लाइक करो। हाँ बच्चों, ये जो आप सेकेंड ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, जो लेक्चर पढ़ रहे हैं आप, प्लीज ये आपसे रिक्वेस्ट है अपने जूनियर को इस चैनल के बारे में बताओ, क्योंकि टीचर हमारे बहुत अच्छे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, बहुत सारे अच्छे का मतलब समझ रहे होंगे आप क्या कह रहा हूँ मैं, उनका भी भला कराओ अपने जूनियर्स का, और इस चैनल के बारे में बताओ। चलो बच्चों आगे कुछ चीजें देख लेते हैं, 2-3, ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल चीजें। क्या है बच्चों? कोहेरेंस टाइम, कोहेरेंस लेंथ समझ ली भाई। कोहेरेंस लेंथ क्या है? जहां तक वो आपस में सिंक रहे। टाइम क्या होगा? जितने टाइम तक वो सिंक रहे, सिंपल बात है, जितने टाइम तक रिदम में रहे, जितने टाइम तक उन्होंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होल्ड किया, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी वर्डिंग में आप समझ लीजिए इसे। तो क्या होगा ये बच्चों? वो कोहेरेंस टाइम होगा। लेंथ का क्या फॉर्मूला था बच्चों? L इज इक्वल टू सी टाउ सी। सी क्या बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट। टाउ क्या है? कोहेरेंस टाइम ही है टाउ। देखो इसकी लेंथ की ही हमारी यूनिट बननी चाहिए, वही बन रही है। ये क्या होगा? टाउ सी, L बाई सी हो जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाई सी, स्पीड मीटर पर सेकंड, इसकी भी टाइम की ही यूनिट आएगी। सिंपल बात समझ गए। अब क्या है बच्चों? लाइन विड्थ। ये क्या होता है भाई लाइन विड्थ? समझो इस बात को। लाइन से मतलब है बच्चों कलर से, यानी कि अगर हमारी लेजर लाइट है वो कैसी है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक के मतलब एक सिंगल लाइन होगी उसकी, एकदम स्ट्रेट, एकदम सिंगल लाइन, यानी कि उसमें ब्रॉडनेस नहीं रहेगी, विड्थ नहीं रहेगी, उसकी मिनिमम विड्थ होगी। सिंपल बात है, यानी कि जितनी कम विड्थ होगी उतनी कम ब्रॉडनेस होगी और उतना ही फाइन स्ट्रक्चर होगा सिंगल कलर का। इसलिए यहाँ पर क्या लग रखा है? लाइन विड्थ। लाइन का मतलब है कलर से या फिर फ्रीक्वेंसी से, जो भी वेव जितनी फ्रीक्वेंसी होल्ड कर रही है उससे मतलब है। सिंपल सा, सिंपल समझ गए होंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लिए बच्चों सोडियम लाइट का। सोडियम लाइट जो होती है बच्चों वो 2 वेवलेंथ से बनी होती है। कितनी कितनी? 5890 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 होती है 5896 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसका डेल्टा लैम्डा कितना आया, इनमें अंतर कितना आया, यानी कि इनकी विड्थ कितनी है आपस में? लाइन विड्थ 6 एंगस्ट्रॉम की, यानी कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है इसमें। यानी कि क्या है बच्चों? ये एक लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखेगा। कौन? सोडियम स्पेक्ट्रम। जैसे ये बात समझ में आ गई। और लाइन विड्थ जितनी भी फाइन होगी उतनी ही लेजर लाइट हमारी कैसी होगी? बेहतरीन होगी। वो कौन बताएगा भाई? वो बताएगा एक पैरामीटर, उसको हमने डिफाइन कर लिया, उसका नाम है प्योरिटी फैक्टर, क्यू। यानी कि कितना प्योर है कोई, प्योर का मतलब कितना कलर उसमें एक ही कलर है किसी लेजर लाइट में, वो बताएगा प्योरिटी फैक्टर। कैसा बताएगा भाई? समझो कि जो ब्रॉडनेस है, मैक्सिमम जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो यही है भाई। सिंपल बात है, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट।
और जो ब्रॉडनिंग इसमें आई है वो मान ली हमने डेल म्यू। तो क्या होगा बच्चों, प्योरिटी फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे हम, म्यू नॉट यानी कि जितना प्योर है कोई डिवाइडेड बाय जितना उसका डिफरेंस है आपस में वेवलेंथ का या फिर फ्रीक्वेंसीज का। तो ये हो गया इसका किसी भी लेजर का प्योरिटी फैक्टर। तो अल्टीमेटली कहां पर आ गए, हमारा गोल क्या है आज का, या लेजर है क्या असलियत में, स्टिमुलेटेड एमिशन। हमें पढ़ना है स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। चलो पढ़ते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। किसने बताया था, 1917 में आइंस्टीन ने बताया था इसके बारे में, 1916-17 के आसपास। समझ गए। तो चल दो पढ़ते हैं। केवल इसके बारे में ही नहीं बताया था उन्होंने, 3 फिनोमिना दिए थे, उसमें से एक था ये। 3 फिनोमिना नहीं ऐसा समझ लो दिए थे उन्होंने या बताया था, लेकिन 2 फिनोमिना तो पहले से एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने एक ऐड किया था अपना फिनोमिना, उसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। देखो क्या क्या है। पहला है बच्चों स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्या है पहला, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है भाई स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पर कुछ। देखो स्टिमुलेटेड का मतलब अभी समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ी सी मिस्ट्री रहने दो, इसे थोड़ा सा मजा आएगा धीरे धीरे पढ़ने में, है ना। अभी बताऊंगा इसके बारे में। देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है भाई सारे सब चीजों की, इलेक्ट्रॉन की, एटम की, सब चीजों की टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी ये होती है उनसे कुछ भी काम ना लिया जाए, आराम से वे ग्राउंड स्टेट में पड़े हो, आराम से मजे मार रहे हो, बस नेटफ्लिक्स चल रहा हो सामने, टीवी खुल रहा हो, मजे ही मजे, एसी चल रही हो, मजे ही मजे, है ना, आराम से पड़े हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। सही बात है, बिल्कुल वर्क ना लिया जाए इनसे। लेकिन ऐसा होता कोई है भाई, कौन मजे में रहने देता है हम लोगों को, ऐसे इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं रहने देता। क्या किया, आया कोई एनर्जी दी ने, ठीक है, कोई आया भाई, कोई एनर्जी देना आया, समझो घर में से कोई आ गया, बड़ा भाई छोटा भाई कोई, है ना, मम्मी पापा कोई भी, के जा भाई बाहर जा, 100 रस लेकर चाय बनी 100 रस खाने या कुछ भी, या तुम्हारा एडमिशन करा दिया, जाओ भाई कॉलेज, 75% अटेंडेंस करनी तुम्हें, जाओ फटाफट कॉलेज भागो। तो वो कौन सी स्टेट है तुम्हारी, वो है हायर एनर्जी स्टेट। तो क्या किया तुमने, बाहर से एनर्जी किसी ने दी तुम्हें और तुम पहुंच गए हायर एनर्जी स्टेट में, यानी कि क्या हो गया बच्चों तुम्हारा, तुमने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो एब्जॉर्ब करके कहाँ चले गए, ऊपर। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंच जाना। और बच्चों स्टिमुलेटेड का मतलब क्या है, स्टिमुलेटेड का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी दे, मतलब कोई एक्स्ट्रा वर्क कराए हम पे। जैसा कि हमें ही समझ लो इलेक्ट्रॉन, है ना, कोई एक्स्ट्रा वर्क कराए, कोई दूसरी एक्सटर्नल एजेंसी किसी के थ्रू हम इसको एनर्जी दे, उसको ही, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड बोलते हैं। समझ गए मतलब क्या हुआ, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। हमेशा यही होता है हर एक मटेरियल में, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सेकंड बात को समझते हैं। सेकंड क्या है बच्चों हमारा, सेकंड है बेटा हमारा, अब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये क्या हुआ, एक बार बताओ बच्चों, अब क्या होगा इसमें स्पॉन्टेनियस में, देखो सिंपल सी बात सुनो भाई, तुमसे फोर्सफुल्ली काम कराया जा रहा है ना, तो मैं 100 प्लस लेने भेज दिया किसी ने, या फिर तुम्हें कॉलेज भेज दिया, ज्यादा टाइम तक रुकने की प्रेफर कोई करोगे, वहां पर बाढ़ में जाए, हायर एनर्जी लेवल पे एनर्जी लेवल, अपना नेटफ्लिक्स में मूवी चल रही थी, कोई सी सीरीज देख रहे थे, भेज दिया यहाँ पर, आराम से आके मूवी देखोगे तुम। कितने टाइम रोकोगे, बहुत ही कम। कितना टाइम रुकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻⁻8 सेकंड रुकते हैं, केवल नैनो सेकंड के करीबन रुकते हैं। अपने दोस्त हैं, अपने भाई हैं इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल हमारी तरह काम कर रहे हैं समझ रहे हो बात, बिल्कुल वही कर रहे हैं जो हम करते हैं भाई, हम भी तो उनसे मिलकर बने ना बच्चों, बिल्कुल, तो हमारे में भी तो ये प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम टू सेम। तो क्या हुआ, 10⁻⁻8 सेकंड रुके और अपना अपने घर, बाहर में जाए सब। और जो बाहर से किसी ने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी थी, उसे दे दी, ले पकड़ भैया अपना काम, हम तो जा रहे भैया ग्राउंड स्टेट में, आ गए ग्राउंड स्टेट में, एक फोटोन निकाल दिया उसने, जो एनर्जी दी थी बच्चों वो फोटोन है, एच न्यू। किसने बताया था, मैक्स प्लांक ने बताया था हमने, इक्वल टू एच न्यू होती है एनर्जी मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया, बाहर आ गई एनर्जी एच न्यू, जो ली थी उसने दे दी। तो बच्चों क्या बोला इसने, इसे एक बार बताओ, तुम कॉलेज गए 75% अटेंडेंस देना, क्योंकि होता तो वहां पर कुछ है नहीं, रट्टाफिकेशन होता है, टोटल रट्टाफिकेशन तुम सुन उनके और अपना आ गए,
आया कुछ नहीं है, फिर सोच सर्च कर रहे हैं क्या, वन शॉट में भी वही हो रहा। बस वो इंटरेक्टिव पैनल चला के दिस बता रहे, ये बता रहे नहीं क्यों। भाई क्यों हो रहा है ये किसी को कोई नहीं बता रहा, क्यों पता नहीं, क्योंकि शायद पढ़ते नहीं होंगे आप, कम मेहनत करते होंगे, जो भी है, लेकिन सारे टीचर ऐसे नहीं है, बहुत सारे बेहतरीन नॉलेज भी दे रहे हैं बहुत सारे। चलो ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है अब यहाँ पर, नीचे आ गया भाई ये, इसको क्या बोला, स्पॉन्टेनियस, क्यों, इस पे कुछ फोर्स कोई है, भाई ये तो आएगा ही घर अपने, खुद आएगा, इस किसी को फोर्सफुली लाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, भाई ये कहो कि अपने घर जा, नहीं, स्पॉन्टेनियस उसे ही तो बोलते हैं जो खुद से हो। और क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया। दो बात क्लियर हो गई भाई, चलो स्पॉन्टेनियस एमिशन भी समझ में आ गया हमारे। थर्ड पे आते हैं, जो कि असली आइडिया था आइंस्टीन का। क्या है असली आइडिया, थर्ड, क्या है बच्चों ये है इसका नाम बच्चों स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या नाम है, स्टिमुलेटेड एमिशन, समझ गए होंगे नाम से ही, देखो लेजर में ही तो रखा है स्टिमुलेटेड एमिशन, यही तो लेजर है, इससे तो लेजर बनेगी। और है क्या, ये भी जान गए होंगे तुम, देखो एमिशन का मतलब हमें पता है जब ऊपर से नीचे गिरेगा कोई, और स्टिमुलेटेड का ही मतलब हमें पता है कि फोर्सफुल्ली वहां पर कोई ना कोई एनर्जी देगा बाहर से आके, जी तो स्टिमुलेटेड का मतलब। चलो तो क्या होगा यहाँ पर, देखो आइंस्टीन ने क्या आइडिया प्रपोज करा था, आइंस्टीन ने ये आइडिया प्रपोज करा था कि जिस समय पे इलेक्ट्रॉन ऊपर ही है, कितने टाइम तक ऊपर है, 10⁻⁻⁸ सेकंड तक, तभी एक्सटर्नल सोर्स है, कोई भी सोर्स हो सकता है, वो क्या होगा हम बताएंगे आगे चल के क्या होगा वो, तभी एक और फोटोन इन्हें दे दो, एक और फोटोन दे देंगे तो क्या होगा, देखो देखो क्या होगा, एक और फोटोन दे दिया, किसे दे दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास कितने फोटोन हो गए बच्चों, अब दो फोटोन हो गए इसके पास, क्यों, पहले से भी तो एक फोटोन था, जब ये नीचे सोपर गया एक फोटोन लाने लेके गया, भाई इसे टॉफी वॉफी भी तो दी होगी जब ये सोपरस लेने गया था, यहाँ से आना गया था, टॉफी वॉफी कुछ पैसे उसे दे के ले, 100 रुपए का सोपरस का पैकेट आएगा, 150 रुपए 50 रुपए तू रख लियो। तभी तो जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें इसके पास क्या हो गए, 50 रुपए और देगी, दे दिए उसे, ऐसा समझ लो, तो इस बार 100 रुपए हो गए उसके पास, यानी कि दो फोटोन आ गए इसके पास। जब ये अभी नीचे आएगा अपने घर, तो कितने एनर्जी रिलीज करेगा, अब ये उससे भी नहीं मान रहा, भाड़ में जाओ, ये तो अपने घर जाना, तो कितने फोटोन रिलीज करेगा ये, दो, ये रे दो फोटोन, एच न्यू और एच न्यू। अब ये दो फोटोन अगले वाले इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होंगे, तो जब दो वे इलेक्ट्रॉन गिरेंगे नीचे तो 4 फोटोन निकलेंगे, फिर वे 4 अगले वाले के साथ से अटैच होंगे, फिर वो 8 निकालेंगे, तो मल्टीपल प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं बच्चे इस प्रोसेस को। जब ऐसे ही चलता जाएगा तो एट द एंड हमें क्या मिलेगा, बहुत सारे बिलियंस ऑफ फोटॉन्स, और बहुत सारे बिलियंस ऑफ फोटॉन्स का मतलब बहुत सारी लाइट, और जब उसको एक कांस्टेंट फेज से, यानी कि एक नैरो गैप से निकाल देंगे हम, उसे ही लेजर लाइट बोलते हैं वैसे हम। चलो सही बात है भाई, लेकिन सुनो मेरी बात, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है भाई, मेरे दिमाग में तो आता है ऐसे क्वेश्चन, मतलब आने भी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। तुम किसी एक छोटे बच्चे को, यार अपने दोस्त को जो फिजिक्स नहीं पढ़ता, उसे फिजिक्स से कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसे भी दोस्त होंगे तुम्हारे, है ना, या फिर गांव के किसी बुढ़े को, है ना, किसी को भी ऐसी बैठा के समझाओ इसे, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन पता क्या होगा, उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, भाई यहाँ से भी तो इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं और यहाँ से भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ क्यों नहीं बन रही लेजर। हम ये कह रहे हैं कि लेजर इससे बनती है स्टिमुलेटेड एमिशन से, कि जब ये दो फोटोन छोटे तब लेजर बन गई। भाई यहाँ भी तो अगर 20 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए होंगे, 20 के 20 नीचे गिरेंगे, तो 20 की 20 तो एनर्जी निकलेगी ना, 20 के 20 फोटोन निकलेंगे यहाँ भी, तो यहाँ भी तो हल्की माड़ी लेजर बननी चाहिए थी, अमूमन बात सब ये कहेंगे ऑब्वियसली, लेकिन बनी क्यों नहीं है, सही बात नहीं है, लॉजिक नहीं है बिल्कुल, इसे ही समझ लेते हैं बनी क्यों नहीं भाई, है ना बच्चा, समझो इसे। एक एग्जांपल लो, 3 दोस्त है समझ लो, है ना, 3 दोस्त या 4 दोस्त जितने भी ले लो, है ना, सारे पढ़ते हैं बढ़िया चारों के चारों, और बीटेक के लास्ट ईयर में उनकी इंटर्नशिप लग गई भाई यूके, ये यूएस यूएस समझ लो, यूके ले लो यूएस ले लो, इंटर्नशिप लग गई उनकी चारों की, चले गए चारों के चारों, बढ़िया आराम से मजे कर रहे थे अपने देश में, इंडिया में, है ना, बढ़िया खुश थे बेचारे, कोई बात नहीं, इंटर्नशिप लग गई तब भी खुश है, यूएस चले गए, चलो वहां से कुछ पैसे कमा रहे हैं। एक चला गया समझ लो कैलिफोर्निया चला गया, एक चला गया तुम्हारा न्यूयॉर्क चला गया, एक दूसरे कॉलेज में चला गया, लेकिन सारे अलग अलग हो गए,
ठीक है। अब भाई 1-2 दिन रहे वो, कुछ टाइम रहे वहां पर, समझ लो भाई 1-2 दिन 10⁻⁻8 सेकंड ऐसा समझ लो, लेकिन मन नहीं लग रहा उनका। क्यों नहीं लग रहा भाई? अपने घर रहते हुए इंडिया में आराम से दोस्तों के साथ घूमते थे, मजे करते थे, इधर उधर घूमते थे शाम के टाइम, मस्ती से एकदम, है ना, मजे आते थे, आपस में शेयर करते थे, आपस में बातें हंसते थे, मजे करते थे। वहाँ वहां पर कोई है ही नहीं इंडियन जो उनसे दोस्ती कर रहा हो। समझ रहे हैं? ऐसी स्थिति ले रहे हैं हम। भाई बेचारे आपस में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इधर उधर, क्या करें, सुबह से शाम तक किसी से बात नहीं कर सकते, इतनी बढ़िया इंग्लिश नहीं है अभी तक जो अंग्रेजों को दोस्त बना ले अपने, वो भी नहीं हो पा रहा। और अगर इंग्लिश भी ठीक है तो मतलब बोल नहीं पा रहे इतना बढ़िया से। भाई इंग्लिश में गाली देने में इतना मजा नहीं है ना। समझ गए बात? मतलब कुल मिला के ये चीज हो रही है ना। दोस्तों के साथ घूम नहीं पा रहे तो क्या करा, 4 में से 3 वापस आ गए ऐसी बेचारे। एक एक मतलब जो उन्हें पैसा मिल रहा था वहां पर, उसे उसे त्याग के, बाहर में जाए तुम्हारा पैसा, हम जाएंगे अपने गांव में मजे करेंगे, वहाँ आराम से खेतों में घूमेंगे। तो वे 3 फोटोन कौन से हैं जो अपना एक एक जो भी अमाउंट था उनका वो सौंप के उसी कंपनी को आ गए, एक एक एक, अलग अलग अपने अलग अलग स्टेट से, यूएस के। उनमें से एक दोस्त ने थोड़ा सा इंतजार किया वहाँ, है ना, कोई बात नहीं, चलो लगेगा मन धीरे धीरे। और हुआ क्या, जब इंतजार कर रहा था इंतजार का फल मिला उसे। क्या? वहां पर उसे अपना दोस्त मिल गया, एक दोस्त मतलब इंडियन मिल गया जो उसकी लैंग्वेज में बढ़िया सा बात कर सकता था, शाम के टाइम उसके साथ घूम सकता था, उसी की कंपनी में काम करता था वो। मजा आ गया उसका, भाई साहब शाम के टाइम सारी बातें कर रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, मजा ही आ रहा, खेतों में घूम रहे हैं मस्त। बात समझ रहे हैं? यानी कि एक और, जैसे कि यहाँ पर एक फोटोन था, एक और फोटोन मिल गया अपनी जैसा, मजा ही आ गया है। तो भाई तो समझ रहे हैं बात क्या हुआ है? एम्पलीट्यूड डबल। एक ही जैसा बंदा मिलने का मतलब है कि एम्पलीट्यूड डबल हो जाना, एम्पलीफाई हो जाना एम्पलीट्यूड का। कंडीशन क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन कर क्या रहा है? एम्पलीफिकेशन कर रहा है, किसका? एम्पलीट्यूड का। यही तो हो रहा है एम्पलीफिकेशन, कि हमने एक और दोस्त पकड़ा दिया उसे जो इंतजार कर रहा था उस दोस्त का। समझ रहे हैं? किसी का इंतजार कर रहा था, कोई बेटर कर दे अपनी लाइफ, वो ही है वो इलेक्ट्रॉन, वो ही है वो फोटोन। सॉरी बच्चों, बात समझ में आई? क्योंकि एक तो इंतजार कर रहा था ना, एक तो पहले से ही रखा ना फोटोन उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास, बस दूसरा आ गया, आने की जरूरत थी दूसरे की। अब जब 2 फोटोन बाहर गए, आराम से भाई साहब ये आपस में बॉन्डिंग इनकी इतनी तकड़ी है, दोस्ती है अपनी, है ना, तो एम्पलीट्यूड डबल कर रहे हैं। इसे ही बोलते हैं बच्चों कोहेरेंट सोर्स। वैसे मजाक मजाक में कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम कांस्टेंट, फेज डिफरेंस दोनों के बीच का हो गए ना। तो क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई हो गया, डबल हो गया। कहानी बढ़िया लगी बच्चों? समझ में आई बात? समझ में भी आ गई होगी बात कि क्यों नहीं होता स्पॉन्टेनियस एमिशन से लेजर, क्यों नहीं बनती भैया? इसलिए नहीं बनती क्योंकि अलग अलग फोटोन निकाल रहे हैं ये, और अलग अलग फोटोन के फेज, एम्पलीट्यूड, ये सब अलग हैं, उनके फेज अलग हैं, तो अलग अलग जा रहे हैं वो। और जब अलग अलग फेज होंगे, अलग अलग जाएंगे, तो कहाँ से आपस में मैच करके एम्पलीफाई करेंगे अपने एम्पलीट्यूड को? कहाँ से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेंगे वो? सिंपल कहानी है एकदम, बढ़िया कहानी है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। अब चलते हैं अपनी, आइंस्टीन ने जो इनकी प्रोबेबिलिटी बताई है। प्रोबेबिलिटी मतलब तीनों स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भाई प्रोबेबिलिटी क्यों निकाल रहे हैं? काम आएगी अभी 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 देखना, डेरिवेशन करेंगे उसमें काम आएगी। चलो बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। समझ लो ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, इसकी एनर्जी, इसमें नंबर ऑफ एटम 1 है, इसमें नंबर ऑफ एटम 2 है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की 1 से 2 में जाने की। किस किस चीज पे डिपेंड करेगी बच्चों? देखो, क्या नंबर ऑफ एटम n1 पे डिपेंड नहीं करेगी? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में n1 तो नंबर ऑफ एटम रखे हैं, बिल्कुल करेगी। दूसरी बात बच्चों, उस पर डिपेंड नहीं करेगी जो एनर्जी हमने यहाँ पर दी है। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, हम केवल उस एनर्जी की बात करते हैं जो हम अपनी तरफ से दें किसी सिस्टम को, यानी कि काम कराएं अपनी तरफ से कुछ भी हो। समझ रहे हैं? तो एनर्जी की कौन से सिस्टम में बात होगी? केवल जो स्टिमुलेटेड हैं। स्टिमुलेटेड ही तो वे वाले सिस्टम होते हैं जिसमें हम खुद से काम कराएं, इसमें और इसमें। तो बच्चों क्या आ जाएगा? एक एनर्जी डेंसिटी की टर्म ले लो बच्चों। जब एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एनर्जी को ई लिख दो, लेकिन जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, हमें पता ना हो कितने हो, तो डेंसिटी की बात करते हैं। एनर्जी डेंसिटी को हम ई न्यू भी लिख सकते हैं, यू न्यू भी लिख सकते हैं, बस एक सिंबल है, सिंपल है बच्चों, ठीक है।
अब बच्चों P12 को ऐसा लिख लूं, P12 कोई दिक्कत, और यहाँ पर एक आइंस्टीन ने कांस्टेंट दे दिया जिसका नाम है बच्चों B12 N1 और एनर्जी डेंसिटी, ऐसे के ऐसे इक्वेशन नंबर 1 बन गई। समझ में आ गई बच्चों? इसे भी नहीं रटना B12 क्यों आया यहाँ पर, अभी देखना, अभी सब कुछ रट्टाफिकेशन कैंसिल करेंगे तुम्हारा। इसका भी निकाल दो बच्चों भाई, इसके लिए भी हम क्या फाइंड करेंगे अब, इसके लिए भी तो हमें ये चाहिए प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। क्या होगा, P21 नहीं होगा बच्चों इस बार प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी P21 होगी। तो क्या होगी P21 बराबर किसके होगा, किसके होगा बताओ भाई। डिपेंडेंसी देखो, क्या केवल N2 पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन N2 नहीं है, वही तो गिर रहे हैं नीचे। डिपेंडेंसी किस पे आएगी, केवल N2 पे। एनर्जी पे आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी हम खर्च नहीं कर रहे, एनर्जी तो रिलीज हो रही है, यहाँ पर कुछ काम को ही करना पड़ रहा हमें, तभी तो नाम स्पॉन्टेनियस है इसका। बिल्कुल आ गई होगी बात समझ। यहाँ पर आइंस्टीन ले लेते हैं कोफिशिएंट, इसका नाम है A21 और N2 आ गया, इसे भी नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। चलो थ्री पे चलते हैं अपनी। यहाँ पर बताओ बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर से 2-1 होगी, बिल्कुल होगी। देखो यहाँ भी 2-1 है, यहाँ भी 2-1 है, इसे डैश बोल दो, क्या दिक्कत है, कुछ भी नाम रख दो इसका, P21 डैश रख दो, डबल डैश रख दो, ट्रिपल डैश रख दो, कुछ भी रख दो, पवन रख दो इसका नाम, P से पवन, कुछ भी रख दो। चलो भाई आगे चलो, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ से भी एटम कहाँ से गिर रहे हैं, N2 से गिर रहे हैं, ये वाली स्टेट कौन सी है, N2 से गिर रहे हैं भाई। डिपेंडेंसी फिर से N2 पे आई। क्या यहाँ पर हम एनर्जी नहीं दे रहे, दे रहे हैं, ये रिएक्शन तो एनर्जी की बात नहीं होगी, एनर्जी की कौन सी बात होगी, एनर्जी डेंसिटी की बात होगी। तो डेंसिटी कौन सी है, सिंबल ले रहे हैं एनर्जी डेंसिटी बच्चों, बस सिंबल ले लिया। अब बताओ क्या आ गया, यहाँ पर आइंस्टीन फिर से एक कोफिशिएंट ले लेंगे जिसका नाम है बच्चों B21 और एनर्जी डेंसिटी, ये एक आ गई, इक्वेशन थर्ड आ गई। अब एक चीज रटनी पड़ रही होगी तुम्हें, बस एक चीज में दिक्कत होगी शायद बच्चों तुम्हें, देखो क्या दिक्कत होगी कि सर ये कहीं पे A21 लिख दिया, कहीं पे B12 लिख दिया, कहीं पे B21 लिख दिया, ये क्या है। आइंस्टीन इतने बेवकूफ इंसान थे जो ऐसे ऐसे हमें रटवाने के लिए डेरिवेशन देगी, हमें कहाँ का रटना पड़ रहा है तो कोफिशिएंट, ऐसा ही लग रहा ना, ऐसा नहीं है। वो इतने ज्यादा सबसे इस सदी के सबसे महान, पिछली सदी के सबसे महान साइंटिस्टों में से एक है वे आइंस्टीन, ऐसा नहीं है उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन को हम ऐसे बोल रहे हैं। देखो बच्चों क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, देखो अगर बच्चों हम समझो कल को तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट बने है ना, और तुम गए यूएस एकदम धूम मचाने, वहाँ पर रिसर्च करने, अपने अपने इंडिया का नाम भी रोशन करने, ठीक है, और आपने कोई एक बहुत बड़ी रिसर्च कर दी, आपने E बराबर mc² को गलत साबित करके ये बोल दिया कि ये E बराबर mc की पावर क्यूब होना चाहिए, समझ रहे हैं, कितनी कमाल की चीज हो गई, और तुमने एक फिर पेपर पब्लिश किया, तो क्या करोगे बच्चों तुम अगर सच में इंडियन हो, तुम अपने इंडिया से प्यार करते हो, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ नामो निशान उस पेपर में जो पब्लिकेशन होगा तुम्हारा डालोगे, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन जो तुम्हें तुम्हारे इंडिया को रिकॉग्नाइज करे। यही काम किया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्यों, अल्बर्ट आइंस्टीन थे बच्चों बेसिकली जर्मन साइंटिस्ट। जब बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था वहां पर, तो एक बेवकूफ इंसान पैदा हुआ था इस धरती पे जिसका नाम है हिटलर। उसने उसने सबसे बड़ा डिक्टेटर जो था, उसने सबसे पहले कटाक्ष किस पे किया था, जो सबसे बड़ा माइंड होता है किसी भी देश का, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट होते हैं बच्चों एक सोच, वो पूरी एक सोसाइटी को चेंज करने वाले लोग होते हैं, उनको पकड़ के मारना शुरू किया। यही बच्चों डिक्टेटरशिप की डेफिनेशन होती है कहीं भी, समझ रहे हैं आप, समझ गए होंगे, समझदार हैं आप। तो मतलब क्या किया उसने, उनको पकड़ना मारना शुरू किया, और वे भाग के कहाँ हैं, यूएस में। यूएस ने उन्हें पनाह दी, यूएस ने उनको रखा अपने पास, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस को पहले से पता था कि ये कितने कितने कमाल के लोग हो सकते हैं। लेकिन असली जो भक्त होता है, देशभक्त, वो वही होता है जो अपने देश को भी याद करे। अब यहाँ पर कैसे याद किया आइंस्टीन ने, पता है बच्चों, स्टिमुलेटेड जो वर्ड बनता है जर्मन में, मैं उसका लिंक पे दे दूंगा आपको, चाहे तो फोटो लगा दूंगा स्क्रीनशॉट छोटा सा। स्टिमुलेटेड वर्ड बनता है हमारा जर्मन में बी से, समझ रहे हैं आप, जर्मन भाषा में कहां से बनता है, बी से। और स्पॉन्टेनियस कहां से बनता है, ए से।
कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं, हर जगह लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं कि क्यों ऐसा ही क्यों है। और इसी का नाम साइंस है, उसका ही नाम ही तो मजा है, उसी का नाम तो इंजॉय है, फ्री हो जाना, उसे ही तो बोलते हैं। समझते हैं? स्पॉन्टेनियस वर्ड जर्मन भाषा में कहाँ से बनता है? ए से। और स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड कहाँ से बनता है? बी से। जहां पर भी स्टिमुलेटेड वहां पर बी है, और जहां पर भी स्पॉन्टेनियस वहां पर ए है। 2 1 A1, या फिर ये 2 से 1 और 1 से 2 कहाँ क्यों आए हैं बच्चों? 2 से 1 में गिर रहा तो 2 1 आ गया, 1 से 2 में जा रहा तो 1 2 आ गया, सिंपल है। अब बताओ रटोगे तुम इसे? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं रटोगे इसे तुम। चलो भाई, अब ये तो हुई आइंस्टीन कोफिशिएंट्स की बात हो गई। चलो बच्चों, डेरिवेशन शुरुआत कर रहे हैं। देखो क्या है डेरिवेशन में, हमने 3 अभी अभी क्या निकाले हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी निकाली है तीनों सिस्टम्स की। क्या कौन से सिस्टम की? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन की। यही तो करी है। स्टिमुलेटेड एमिशन से क्या बनना था? लेजर बन रही है। चलो भाई, तीनों को लिख लेते हैं अलग अलग पहले। फर्स्ट क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी कौन सी हो रही है? 1 से 2 में जाने की। किस किस पे डिपेंड कर रही है? कोफिशिएंट है B1 2 और N1 पे डिपेंड कर रही है। इक्वेशन नंबर 1 दे दी थी। दूसरी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये कौन सी है बच्चों? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, लिखना जरूरी तो नहीं है, लिख लेना है ना, बढ़िया से लिख लेना। जब बच्चों हमारे रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट आते हैं ना पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है करीबन करीबन, तो पूरा डेरिवेशन ऐसे करना है। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, उसके बारे में लिखना है। क्या होता है जब हम एनर्जी देते हैं, एटम कहाँ जाता है? ग्राउंड से ऊपर चले जाता है, एनर्जी अब्जॉर्व करके, उसे बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। उसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है। इस तरीके से लिखना है हमें। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने अभी अभी करा है ये। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? P21। ये क्या था बच्चों? A21 N2। इक्वेशन नंबर 2। इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, इसको भी डिफाइन कर देंगे हम। थर्ड, ये क्या है बच्चों? डैश मान लिया था हमने। P21 ये क्या था? B21 N2 और एनर्जी आ जाएगी बच्चों, यहाँ भी एनर्जी आ जाएगी, है ना। एनर्जी क्यों आएगी यहाँ पर? क्योंकि यहाँ भी एनर्जी दे रहे हैं और यहाँ भी एनर्जी दे रहे हैं। इसका नाम तभी तो स्टिमुलेटेड पढ़ा, और तीसरे का भी स्टिमुलेटेड पढ़ा। ऊपर वाला एब्जॉर्प्शन है, नीचे वाला एमिशन है, इससे ही लेजर बन गए। चलो भाई, ये तो बात सही है बिल्कुल, लेकिन आगे चलते हैं। देखो क्या करना, क्या करेंगे हम भाई। ऑब्वियस सी बात है कि जितना एब्जॉर्प्शन हुआ होगा उतना ही एमिशन होगा। भाई सही बात नहीं है, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात नहीं है भाई। जितने एटम एब्जॉर्व किए होंगे ऊपर गए होंगे, उतने ही ग्राउंड में आ गए होंगे, क्योंकि टेंडेंसी क्या है सबकी? स्टेबल हो जाना। स्टेबल स्टेट कौन सी है? ग्राउंड स्टेट। अब बच्चों, एब्जॉर्प्शन कौन से इसमें हुआ है? केवल P12 में। भाई P12 ही तो एब्जॉर्प्शन है जिसका नाम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है। लेकिन एमिशन कौन कौन सी टर्म में हुआ है? 2 में। पहले का नाम है P21, इसका नाम है बच्चों स्पॉन्टेनियस एमिशन, और दूसरे का नाम क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसे डैश बोल दिया हमने। सिंपल नहीं है बिल्कुल कहानी भाई। एमिशन एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन, जैसे कि 4 इज इक्वल टू 1 + 3। भाई इज इक्वल टू 4 ही तो है, या 3 + 1 बोल लो, कैसे ही बोल लो, 2 + 2 बोल लो, कैसे ही बोल लो। एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन। रख दो सारी वैल्यूज। क्या वैल्यू है? B12 N1 एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, ये रख दो, A21 N2 प्लस B21 N2 एनर्जी डेंसिटी। बेहतरीन नहीं? अभी तक बढ़िया चल रहा है। चलो, तो कितना सिंपल है डेरिवेशन। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे? फिर से हमेशा की तरह इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं हम हमेशा की तरह? हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। भाई बढ़िया बात है, तभी तो हम गोल पे फोकस करेंगे। भाई हमारा गोल होगा, जैसे किसी बहुत सारे बच्चों का IAS बनना, तो गोल है ना, तभी तो वो उसके पीछे मेहनत कर रहा है। ऐसे ही बच्चों, ये पढ़ने का एक अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, और पढ़ाने का भी अच्छा तरीका लगता है, कि पहले अपने गोल को बता दो, उसके बाद 1 बाय 1 उस तक पहुंचते हैं। सही बात है बच्चों, यही मेरा तरीका होता है। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो गोल क्या है आइंस्टीन का। आइंस्टीन का गोल ये है कि यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है ये वाली, भाई एनर्जी डेंसिटी किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी एटम की, भाई बराबर
सेम ही तो होगी, चाहे उसके बारे में कोई एक साइंटिस्ट बोला, आइंस्टीन ने बोल दिया, और चाहे उसके बारे में मैक्स प्लांक बोल के गया हो, बात तो सेम ही है भाई। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गैदर करेगा, कितनी एनर्जी छोड़ेगा, उसके बारे में कोई भी बोले, बात समझ रहे हैं, बात एक ही होगी। रास्ते कोई भी हो, जाना इलेक्ट्रॉन तक ही है। इलेक्ट्रॉन की किस पे जाना है? एनर्जी डेंसिटी पर। और इलेक्ट्रॉन या एटम के बारे में एनर्जी डेंसिटी क्या होगी उसकी, पहले से ही एक बंदे ने एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें पहले से रिलेशन फाइंड कर रखा है। उसका नाम है क्या बच्चों? मैक्स प्लांक। समझ रहे हैं बच्चों क्या नाम है उसका? क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है बच्चों मैक्स प्लांक का? याद करो, याद करो, कुछ अगर पता हो तो। फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स उन्होंने दिया, यूनिट 1 में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। तो उन्होंने एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला दे रखा है? ये दे रखा है बच्चों, देखो एनर्जी डेंसिटी बराबर होगी 8 पाई एच न्यू की क्यूब डिवाइडेड बाई सी की क्यूब 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के बी टी माइनस 1। एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी भाई, ये बता रखा है किसने? मैक्स प्लांक ने। और पूरा एकदम वैलिड डेरिवेशन है, वैलिड एकदम थ्योरी है, एकदम फुल्ली। इसने ही बच्चों असलियत में क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया है इस थ्योरी में। समझ रहे हैं? बिल्कुल वैलिड है 100%। तो आइंस्टीन क्या चाह रहे हैं? ये क्या है बच्चों? ये है एनर्जी डेंसिटी, बिल्कुल सेम टू सेम जो वाली एनर्जी डेंसिटी है। तो आइंस्टीन ये चाह रहे हैं कि अपनी एक्सप्रेशन में एनर्जी डेंसिटी किसी भी तरीके से फाइंड करें और इस वाली फॉर्म को इस तरीके से बना लें जिससे हम कंपेयर करके कुछ रिजल्ट फाइंड कर सकें। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो बताओ बच्चों, आप खुद डेरिवेशन तुम चलाओगे, देखो मैं नहीं करूंगा कुछ भी, तुम ही बताओगे क्या करना। देखो क्या बच्चों, एक बार बताओ, एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है, उसकी तरह बनाना है हमें रिजल्ट। भाई एक बार बताओ, वो समझ लो कोई BMW की कार है, ठीक है, BMW की कार है, तुम किसी दूसरी कंपनी कोई कार बनाना चाह रही है, तो भाई प्रोटोकॉल किसका ले, मतलब किसको एक मापन की तरह ले, यानी कि किसको आइडियल माने? उसको ही तो मानेगी कार कोई, या फिर ट्रैक्टर ले लेगी वो नहीं ना भाई, कार की कंपेयर कार से तो करेगी ना। तो इसका मतलब हमें इसको, जो हमारा अभी तक ये ट्रैक्टर की तरह आ रहा है, इसको कार की तरह बनाना पड़ेगा ना मॉडल में। तो वही कर रहे हैं हम, थोड़ा सा छाटना पाटना पड़ेगा ना रिलेशन को, वही करना चाह रहे हैं। देखो क्या करो भाई, एनर्जी डेंसिटी इधर आ रही है, एनर्जी डेंसिटी इधर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे बनानी हमें एनर्जी डेंसिटी है, तो क्या करो, इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, एनर्जी डेंसिटी कॉमन ले लो, जो भी आएगा उधर फेंक दो, कम से कम लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी डेंसिटी तो आ जाएगी, ले जाओ। B12N1 एनर्जी डेंसिटी माइनस B21N2 एनर्जी डेंसिटी, जो बचा लिख दो, A21N2 कॉमन ले लो एनर्जी डेंसिटी। भाई इसी फॉर्म में बनाना ना। क्या क्या बचा बच्चों? B12N1 माइनस B21N2, यही तो बचा, इजिकल टू A21N2। ठीक ठीक है, कहीं कहीं तक ट्रैक्टर से उधर जा रहा है कार की तरफ उस हमने कार मान रखा है, ठीक है जा रहा है। कब जाएगा देखो, और अच्छा कब लगेगा, सारे को नीचे भेज दो, कम से कम इधर के तो पहिए बन जाए इसके, लेफ्ट हैंड साइड के, चलो बना लो। सारे को उधर भेज दिया, क्या बचा बच्चों? एनर्जी डेंसिटी लेफ्ट हैंड साइड पे बन गई। क्या आया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला? इजिकल टू ये आया, A21N2 डिवाइडेड बाई B12N1 माइनस B21N2। आ गया बच्चों एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला? बिल्कुल आ गया। देखो अब एक काम और करो भाई, थोड़ी सी तो शेप में लाए हम इसे, और थोड़ा सा शेप में लाओ, और थोड़ी सी कटिंग करो, इसमें कुछ कुछ बनाओ ऐसा ट्रैक्टर को अपनी कार जैसा। देखो यहाँ पर 1 आ रहा माइनस का, और यहाँ पर ये आ रहा है, तो कैसा कैसा आएगा? -1, सारा कॉमन ले लो बाहर, तभी तो आएगा -1, टोटल कॉमन ले लिए टर्म। देखो तो क्या आया, इजिकल टू A21N2 डिवाइडेड बाई B21N2, और ऐसा नहीं लिख सकता मैं भाई, कार की तरह बनाना ना, B12N1 डिवाइडेड बाई B21N2 -1। देखो कुछ कुछ एकदम मॉडल बन रहा है, एकदम BMW की कार की तरह बन रहा है ऐसे ही बन रहा है बिल्कुल हमारा ट्रैक्टर। चलो अब देखो बच्चों क्या हुआ, N2 से N2 खत्म हो गया, यहाँ क्या क्या बचा? जो बचा वो लिख दो, A21 B21 1 डिवाइडेड बाई B12 B21
B21 N1 डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1। चलो भाई आगे करते हैं बच्चों। आइंस्टीन ने ये प्रूफ किया था, अगर हम थर्मल कंडीशन यानी कि थर्मली कंडीशन को इक्वल कर दें, यानी कि टेम्परेचर का कोई वेरिएशन ना है सिस्टम में, तो हमारा B12 B21 के बराबर हो जाता है। इन्होंने बिल्कुल अच्छे से इसका डेरिवेशन देकर प्रूफ कर रखा है, जब हम टेम्परेचर का वेरिएशन ना लें सिस्टम में। B12 क्या है बच्चों, याद करो। B12 है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, किसके बराबर हो जाते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन के। अगर ये बराबर हो गया बच्चों, जो अगर नहीं जो होता ही है, तो बच्चे ये दोनों कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा A21 डिवाइडेड बाई B21 1 डिवाइडेड बाई N1 डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1। यहाँ तक आ गए हम बच्चों। इसे इक्वेशन 1 2 3 मान रखी थी हमने, फोर्थ मान लो, ठीक है भाई, फोर्थ मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे काम शुरू करते हैं अपना। और कौन सा काम है आगे देखो भाई। ये हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल कार की तरह बनना शुरू हो गया है, लेकिन एक कमी आ रही है बस देखो, या N1 और N2 है और वहां पर e टू द पावर h न्यू बाई kBt है भाई। इसे भी दूर करना है, अभी करेंगे इसे भी दूर। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर बच्चों N1 क्या है, नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के नंबर ऑफ एटम बता रहा है। N2 क्या है, नंबर ऑफ एटम इन हायर एनर्जी स्टेट। अब इसका एक्सप्रेशन किसने दिया भाई, इसका एक्सप्रेशन पहले से ही हमारे आर्काइव में पड़ा था जब आइंस्टीन काम कर रहे थे, पहले से ही दे रखा था एक बंदे ने। क्या नाम है जिसका, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमैन ने यहाँ पर क्या दिया था, अपना एक रूल दे रखा था कि भाई नंबर ऑफ एटम को काउंट कैसे करें किसी भी स्टेट के। ऐसा कोई है कि भाई बहुत सारे नंबर ऑफ एटम रखे हैं, बिलियंस ऑफ नंबर ऑफ एटम, एक काम करो गांव वालों को इकट्ठा करो, ऐलान किया जाए सारे में, आज हम एटम को गिनेंगे। ऐसा कोई होगा कि 100 तो गिनेगा, 200 होगा, 500 में, ऐसा कोई होगा। मैथमेटिकल एक रिप्रेजेंटेशन होगा इसको गिनने का। चलो गिनते हैं ऐसे भी भाई, कैसा आए होंगे नंबर ऑफ एटम। देखो क्या होता है बच्चों, N1 ग्राउंड स्टेट के नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू बराबर होंगे N नोट। N नोट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम जितना हुए हो भाई, इनिशियल में सारे ग्राउंड में ही तो रहेंगे, तो N1 इज इक्वल टू N नोट। हमने ये मान लिया कि N1 इज इक्वल टू N नोट है, जो कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम है, डिवाइडेड बाई e टू द पावर E1 इंटू kBt। ये एक फॉर्मूला होगा। क्या अब ये कैसा फॉर्मूला होगा भाई, इसे भी क्यों रटा है हम, बिल्कुल नहीं रटना इसे भी। देखो क्या इसका लॉजिक है, इसको लॉजिक को समझो और लॉजिक लो और बाहर में जाए, सब रटना नहीं पड़ने का। फिर देखो क्या हुआ भाई, टेम्परेचर का तो वेरिएशन पहले ही खत्म कर दिया आइंस्टीन ने। यहाँ पर टेम्परेचर इक्वल ले रखा है, इसकी तो बात ही नहीं करनी। केबी क्या है, कांस्टेंट है भाई, अपन अभी तो कुछ नाम देगा ना वो बोल्ट्जमैन, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रख रखा है इसने केबी का नाम, केबी की नाम। चलो आगे चलो। E1 क्या है, E1 है बच्चों ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। भाई ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तो है, इसकी तो बात कर रहे हैं ना बच्चों, इन दो स्टेट की बात कर रहे हैं भाई। ये दो कोई है E1 E2, और ये क्या है N1 और ये N2, इसकी बात कर रहे हैं E1 E2 N1 N2 भी। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करें। अब हम कर रहे हैं कि E1 स्टेट में, यानी कि E1 स्टेट की एनर्जी बढ़ा रहे हैं। एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या है, जो एटम यहाँ पर हैं इसको बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, फोटोन। ऐसी तो करते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो फोटोन क्या होंगे, ऊपर जाना शुरू होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फोटोन को लेंगे और ऊपर जाना शुरू होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर हम E1 को बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, E की पावर E1 बाई kBt पूरे को बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं, मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ कहाँ से आया है। अगर E1 को बढ़ा रहे हैं तो ये सारा बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर ये सारा बढ़ेगा तो क्या N1 घटेगा, नहीं, N1 घटेगा, बिल्कुल घटेगा। और N1 घटना ही तो चाहिए, क्यों, क्योंकि जब हम ग्राउंड स्टेट में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, E1 ग्राउंड स्टेट जो है हमारी, तो एटम कहाँ जाएंगे E2 में, यानी कि N2 में, और N1 से नंबर ऑफ एटम घट जाएंगे। बात समझ में आई है, तो फॉर्मूला बिल्कुल बेहतरीन बना रखा उन्होंने। ठीक है, या फिर इसे ऐसा लिख लें बच्चों, N1 इज इक्वल टू N नॉट e टू द पावर माइनस के E1 बाई kBt, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो आगे बात समझ। अगर N1 के नंबर ऑफ एटम इस तरीके से हम दिखा रहे हैं, तो N2 के कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल सिमिलर। N2 बराबर क्या हो जाएगा, N नॉट e टू द पावर माइनस E2 बाई kBt। भाई यहाँ पर E2 आ जाएगा बस। आगे बात समझ, बिल्कुल आगे होगी। अब क्या करना हमें, फाइंड करना N1 डिवाइडेड बाई N2।
तो n1 डिवाइडेड बाई n2 कैसे करोगे बच्चों? देखो मेरे पास बोर्ड में, यहाँ पर बोर्ड पे स्पेस नहीं था तो मैं नीचे नहीं कर रहा, वरना आपको कॉपी में नीचे ही करना है, इसे नोट करके बाहर इधर नहीं दिखाना है, ऐसे कॉपी में नीचे ही करता जाना है। और मैं सोच रहा हूँ कि सारा सबका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे लास्ट में, इसलिए मैं एक ही बोर्ड पे सारा काम कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? आपको कॉपी में नीचे ही करता जाना है। तो बच्चों n1 डिवाइडेड बाई n2 क्या आ गया है? एन नोट से एन नोट सपा हो जाएगा। और n1 की वैल्यू क्या है बच्चों? E1 बाई के बी टी डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस E2 बाई के बी टी। सही बात है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। बच्चों देखो अगर इसे हम ऊपर ले जाएं तो ये प्लस का नहीं हो जाएगा, ये माइनस का ही है, तो ऊपर ले जाके क्या क्या लिख देंगे बच्चों? ऐसा ई टू दी पावर E2 माइनस E1 बाई डिवाइड बाई के बी टी नहीं लिख सकते? बिल्कुल ले सकते हैं भाई। n1 डिवाइडेड बाई n2 इसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस, सॉरी माइनस नहीं, E2 माइनस E1 और डिवाइडेड बाई के बी टी लिख सकते हैं बच्चों। ये एग्रीड? बिल्कुल ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलो भाई ये लिख सकते हैं तो ठीक है। अब मुझे एक चीज और बता दो सिंपल लास्ट हमारा है, फिर उसके बाद हम सिंपल सा बात कर लेंगे, अपना एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या बच्चों E2 माइनस E1 एच न्यू के बराबर नहीं है? बात समझ में आई है? एच न्यू के बराबर कैसे है भाई? देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली एच न्यू और कहाँ पर चला गया? यहाँ पर चला गया बच्चों। तभी तो E1 से E2 में जा सकता है जब E2 माइनस E1 यानी कि एनर्जी दोनों गैप जो हो एनर्जी का, दोनों इनिशियल और हायर एनर्जी स्टेट का, वो एच न्यू के बराबर हो, तभी तो ऊपर जाएगा वो। तो मतलब क्या होना चाहिए? E2 माइनस E1 बराबर होना चाहिए एच न्यू के हमेशा, तभी तो जाएगा ऊपर स्टेट में। बिल्कुल होना चाहिए। तो E2 माइनस E1 किसके बराबर है? एच न्यू के। तो N1 डिवाइडेड बाई N2 की वैल्यू क्या आ गई? E टू दी पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के बी टी। रख दो यहाँ, यहाँ उठा के रख दो ना बच्चों भाई, यहाँ उठा के रख दो इसे। तो क्या आ गया बच्चों? लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या आ गई वैल्यू? एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई हमारी A21 B21 1 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर एच न्यू बाई के बी टी माइनस 1। समझ गए बात? ये महाभारत अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हो तो समझ में तो आ गई होगी, इसमें कुछ है नहीं, वैसे बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं है। और ये तुम्हारे तुम्हारे पास तुमने रट लिया, समझ लो। रटना इसे भी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है बच्चों। समझाएंगे आगे की वीडियो में, यूनिट 1 भी करेंगे उसमें कि ये कैसे आता है। ठीक है बच्चों? तो करना क्या है फिर तुम्हें? करना ये है कि भाई तुम्हें पता है n1 बाई n2 इसके बराबर ही तो आएगा, हेंस प्रूव्ड, जो हम करते हैं हर बार हर एक क्वेश्चन में, चाहे बीच में कुछ भी चल रहा हो लेकिन लास्ट में हेंस प्रूव्ड वही हो जाना है। तो n1 बाई n2 किसके बराबर आना है? एच डी बाई के बी टी का आना ही है, तो रख दिया यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट। अब बच्चों हम जो ये वाली इक्वेशन आई है हमें हमारी, इसे किससे कंपेयर करेंगे? प्लांक के रिलेशन से। अकॉर्डिंग टू प्लांक, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्या होता है बच्चों? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होती है 8 पाई एच न्यू की क्यूब बाई सी की क्यूब 1 डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एच न्यू बाई के बी टी माइनस 1। अब इसे इक्वेशन दे दो कुछ भी, या फिर इसे इक्वेशन दे दो, या फिर कह दो सिंपल सा बाई कंपेयरिंग। कंपेयर कर दो, कंपेयर करके क्या आया भाई? कंपेयर करके क्या आया बता दो ना भाई। ये सिंपल सा सिंपल हमारा दोनों जो ट्रैक्टर से हम गाड़ी बना रहे थे, ट्रैक्टर से गाड़ी ना बन गई, बिल्कुल सेम नहीं लग रही, दोनों लग रही है बिल्कुल सेम टू सेम, बस अंतर क्या है? A21 B21 इसके बराबर है, वही तो करना चाह रहे हैं। आइंस्टीन कोफिशिएंट का रेशियो यही तो फाइंड करना चाह रहे थे आइंस्टीन। A21 डिवाइडेड बाय B21 किसके बराबर आया? 8 पाई एच न्यू की क्यूब बाई सी की क्यूब के बराबर आ गया। सही बात नहीं है? या फिर और क्या आया? A21 डिवाइडेड बाई B21 किस पे डिपेंडेंसी रख रहा है? फ्रीक्वेंसी की पावर क्यूब पे रख रहा है कि नहीं? क्यों डिपेंडेंसी क्यों देख रहा हूं मैं? क्योंकि देखो 8 पाई एच और सी की क्यूब सारा कांस्टेंट है, सारा का सारा कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है, तो डिपेंडेंसी किस पर आ गई? सी की क्यूब पर। बच्चों बताओ डेरिवेशन समझ में आ गया?
डेरिवेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन आप मेरी बात सुनो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बहुत बढ़िया वाला, उसे समझते हैं। भाई आइंस्टीन इसलिए कोई कर रहे होंगे ये काम कि भाई आज क्या है यार, आज तो नेटफ्लिक्स का मूवी नहीं, नेटफ्लिक्स तो नहीं था तब आज मोलूल पे मूवी देखने का मन नहीं कर रहा है, आज कहीं जाने का भी मन नहीं है, कुछ मूड नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, चलो एक काम करो, लेजर का कुछ सोल्व करके देखते हैं, ऐसी 2-3 पेज लिए ऐसे मंडे पड़े हैं यार, कुछ ना, बस ऐसे सोल्व कर रहा हूँ मैं। ऐसा कोई कर रहे होंगे भाई, कुछ पर्पज होगा ना इस डेरिवेशन का, या फिर इसलिए भी नहीं कर रहे होंगे कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा ये ना, इसलिए भी ना कर रहे थे वो, कुछ ना कुछ पर्पज तो होगा इस सॉल्यूशन के पीछे। पर्पज क्या है, पर्पज समझना है ना बच्चों, हमें तो इससे नॉलेज लेके जानी है मस्ती। देखो क्या पर्पज है, पर्पज ये है इस चीज का, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर जब कोई भी लेजर पे काम करेगा तो भैया ये बात ध्यान में रखना, वरना सारा काम तुम गलत कर दोगे। बढ़िया बढ़िया बात नहीं बताई, देखो क्या हमारे बड़े बुड्ढों ने, बड़े बुड्ढे थे ये भाई, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे बड़े, देखो क्या बढ़िया बात बताई। A21 क्या है, समझो समझो, A21 कहाँ पर आया था, स्पॉन्टेनियस एमिशन में ना आया था ये, स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोफिशिएंट नहीं है A21, स्पॉन्टेनियस का मतलब ही जर्मन में ये से शुरू होता है, ये तो बताया था मैंने बिल्कुल। और B21 क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन, जिससे लेजर बनती है, वो कहाँ पर रखा नीचे, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी की पावर क्यूब, फ्रीक्वेंसी की पावर क्यूब का मतलब क्या, हायर एनर्जी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन के। इसका मतलब डायरेक्ट ये है बच्चों कि अगर हमने एनर्जी बढ़ाई, अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, यानी कि लेजर को बनाने के लिए ऐसी वेव यूज कर ली जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जैसे कि गामा रे, एक्स रे, तो बच्चों स्पॉन्टेनियस एमिशन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो A21 बढ़ेगा। क्या बढ़ने शुरू हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या स्पॉन्टेनियस एमिशन लेजर बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बच्चों हमें ऐसी रेज यूज नहीं करनी, ऐसा एनर्जी सोर्स यूज नहीं करना जो हायर एनर्जी का हो। कितनी बेहतरीन बात बता के गए हैं यहाँ से। और हम क्या करते हैं पता है, हम क्या करते हैं, टीचर्स ये करते हैं, हम नहीं करते बच्चों, आप बच्चे को ही करते हैं, ऐसे बच्चों को तो जो सिखाओगे वही सीखेंगे। इतने मासूम बच्चे, इतने प्यारे बच्चे हैं, मैं क्या बताऊंगा इनको बेचारे को, इनको ठेल रखा है सारे के सारे रट्टाफिकेशन की तरफ, पता नहीं क्यों ठेल रखा है। ये है मेन काम। तो यहाँ से निचोड़ क्या मिला और यहाँ से सीखेंगे क्या हम, अब जब लेजर करेंगे उसको कैसे अप्लाई करेंगे इसे, समझ गए बच्चों, यानी कि हम हाई एनर्जी यूज नहीं कर सकते। ये था सिंपल काम। चलो बच्चों अब यूनिट 1 के कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, 2-3 बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल हैं, आ जाते हैं सीधे सीधे उठकर। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लेजर बीम ऑफ 20 मिलीवॉट पावर। पावर दे रखी है हमें, रेडियस दे रखी है, डायमीटर कितना दे रखा है 1.3 mm में। फाइंड क्या करना है बच्चों, इंटेंसिटी फाइंड करनी है बीम की, लेजर बीम की। तो इंटेंसिटी होती क्या है आपको सबको पता है, 12 से पता है, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, पावर दे रखी है, एरिया हमें पता होता है, क्या होता है बच्चों, एरिया पाई आर स्क्वायर, लेजर बीम जो है बच्चों उसका एरिया ये हो गया है। ठीक है बच्चों, अब क्या दे रखा है हमें, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर दे रखा है कितना 1.33 डायमीटर। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी मिलीमीटर में, ये रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों 1.3, 10⁻³ मीटर, अगर मैं इसे मीटर में लिखूं और डिवाइडेड बाई 2, ये हमारी रेडियस होगी। पावर हमें दे रखी है इतनी, पावर कितनी दे रखी है बच्चों 20 मिली वॉट, इसे ही बच्चों वॉट में लिख लो 10⁻³ ये हो गया वोल्ट। यहाँ पर पुट कर दो और जो भी वैल्यू आएगी उसे लिख दो। आई बराबर क्या हो गया हमारा, पावर कितनी है बच्चों, पावर है 20 10⁻³ वॉट डिवाइडेड बाई पाई, आर कितना दे रख दिया हमें 1.3 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर मैंने लिख ही रखा है, ये आंसर आएगा, कैलकुलेशन करके देख लो, आंसर यही आएगा। आई इज इक्वल टू क्या आ गया 15.07 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। आसान था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, ये भी आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये तो। लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है 4800 एंगस्ट्रॉम, जिसकी क्या दे रखी है बच्चों, लेंथ दे रखी है कितनी वेव्स की, 25 वेव्स की। क्या लेंथ दे रखी है, हैज ए लेंथ ऑफ 25 वेव्स, व्हाट इज द कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम। हमें क्या फाइंड करना है, कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम फाइंड करना है। चलो भाई सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं,
पहले सब चीजें लिख लेते हैं क्या क्या है, और फिर उसके बाद हम वन बाय वन चीजें फाइंड कर लेंगे। हमें दे रखा है बच्चों यहाँ पर गिवन लैम्डा दे रखा है हमें 48,4800 एंगस्ट्रॉम को 10 टू द पावर -10 में लिख लो भाई मीटर में। क्या दे रखा है बच्चों ये, जहां पर भी 25 वेव्स दे, यानी कि कितनी वेव दे रखी है 25, यानी कि नंबर ऑफ वेव कितनी है, n कितना है बच्चों यहाँ पर 25 वेव्स। सिंपल सी बात n आ गया। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है फर्स्ट LC। ये क्या बच्चों, कोहेरेंस लेंथ। हमें पता है कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला होता है LC इज इक्वल टू C इंटू टाउ सी। टाउ सी क्या बच्चों, कोहेरेंस टाइम। लेकिन बच्चों यहाँ पर कोहेरेंस टाइम ऑलरेडी पूछ रखा है हमसे, तो भाई ये तो फॉर्मूला लग नहीं सकता, ये तो फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर टाउ सी तो हमारे पास है नहीं। ये तब लग सकता है जब हमें टाउ सी गिवन हो। तो अब कैसे निकाले भाई कोहेरेंस लेंथ का, कोहेरेंस लेंथ को, कोहेरेंस लेंथ होती क्या है बच्चों, कोहेरेंस लेंथ होती है बच्चों जहां तक हमारी वेव सिंक्रोनाइज है आपस में, जहां तक उन्होंने अपने एक मैनर में रिदम बनाकर चल रही है वो, है ना, जहां तक हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉलो हो रहा है वो उस वो लेंथ। तो यानी कि एक ही वेव तो नहीं जाने की, नंबर ऑफ वेव जाएगी, और नंबर ऑफ वेव का अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही लेंथ होगी उसकी। भाई लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, वेव का क्या होता है बच्चों, वेवलेंथ होती है। तो क्या होगा यहाँ पर LC क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव जितनी होगी इनटू उसकी लैम्डा, क्योंकि भाई हम मान के चल रहे हैं ना बिल्कुल सेम वेव है, सेम वेव है तभी तो बच्चों वो लेजर है। चलो भाई ये आ गया। अब आगे क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लो इसमें। क्या LC इज इक्वल टू n कितना है 25 और लैम्डा कितना हमारा 4800 10 टू द पावर -10। आंसर क्या आएगा, LC इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड सॉल्व करते हैं सेम टू सेम। सेकंड क्या है, सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है बच्चों कोहेरेंस टाइम। अब कोहेरेंस टाइम में तो कुछ नहीं बचा, फॉर्मूला ये लगना सेम टू सेम। भाई फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला कोहेरेंस टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाउ सी इज इक्वल टू LC बाई सी। LC क्या आया बच्चों हमारा, LC आया है 1.2 10 टू द पावर -5 और डिवाइडेड बाई C क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो टाउ सी क्या आ जाएगा बच्चों, टाउ सी आ गया हमारा ये 4 इंटू 10 टू द पावर -14 सेकंड। सिंपल है बच्चों एकदम, कोई दिक्कत है इनमें क्वेश्चनों में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन क्या क्या है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना रखिए बच्चों, वेवलेंथ सबसे पहले वेवलेंथ लिख लो 6000 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर, हैविंग एवरेज वेव ट्रेन लेंथ ऑफ 20 वेव्स। यानी कि इस बार n क्या दे दिया हमें, n दे दिया है 20 वेव्स। कितनी वेव्स है इसमें 20 है। आगे क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोहेरेंस टाइम एंड Q वैल्यू। सिंपल है, सबसे पहले कोहेरेंस टाइम फाइंड करना है और Q वैल्यू फाइंड करना है। भाई वन बाय वन देखते हैं कोहेरेंस टाइम कैसे निकालने। टाउ सी होता है हमारा, टाउ सी इज इक्वल टू LC बाई C। अभी अभी फाइंड किया देखो ये, लेकिन टाउ सी फाइंड करने के लिए LC चाहिए और LC हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे LC फाइंड कर लेंगे। LC फाइंड करने का तरीका अभी अभी हमने बताया, LC बराबर होता है जितनी नंबर ऑफ वेव रखी है उसे लैम्डा से उसके मल्टीप्लाई कर दो। तो LC बराबर कितना आ जाएगा, n कितनी दे रखी है यहाँ पर 20 इंटू लैम्डा कितना दे रखा है बच्चों 6000 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर। तो यहाँ पर LC कितना आ जाएगा, LC मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, जितना पहले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है उतना ही आएगा दोबारा, ये वाला 1.2 10 टू द पावर -5 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पुट कर दो, टाउ सी आ गया, टाउ सी कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई C। C क्या है 10 टू द पावर 8, यानी कि सेम टू सेम कैलकुलेशन हो गई, यानी कि टाउ सी बिल्कुल सेम आएगा, उतना ही आएगा, आ रही है। तो टाउ सी कितना आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -14 सेकेंड। ये आ गया हमारा टाउ सी। अगला चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पे। सेकंड यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्यू वैल्यू। अब यहाँ पर देखो बच्चों, क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू का दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों। क्यू वैल्यू होती है इज इक्वल टू हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी यानी कि जो हमारी हायर फ्रीक्वेंसी थी और उनके बीच में डिफरेंस डेल न्यू, एक तो ये हो सकता है, या फिर अगर हम लैम्डा में देख रहे हो तो ये हो सकता है डेल लैम्डा। बच्चों पता है ना क्या होता है ये क्यू वैल्यूज, क्यू वैल्यू होती है बच्चों
प्योरिटी पैरामीटर, यानी कि कितनी कोई लेजर प्योर है, यानी कि सिंगल कलर है उसमें, वो उसको डिफाइन करता है। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एक ग्राफ आया है, किसमें, अगर ये फ्रीक्वेंसी में लूं और ये इंटेंसिटी में लूं, तो यानी कि ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म दिखा रहा है किसी की। और अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ आया है तो ये क्या दिखा रहा है बच्चों, मिक्सिंग ऑफ कलर दिखा रहा है, ब्रॉडनिंग आ रही है किसी भी लाइट में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये नंबर ऑफ वेवलेंथ या फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर सिंगल है ना। सही बात समझ में आ गई। तो डिफरेंस बता रहा है कि लैम्डा में या फिर फ्रीक्वेंसी में, और ये सिंगल फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ बता रहा है। एक तो ये होता है। अब यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमें दो चीजें दे रखी हो, यानी कि डिफरेंस दे रखा हो वेवलेंथ का या फिर फ्रीक्वेंसी का, लेकिन उनमें से तो कोई कभी नहीं दे रखा, केवल एक ही फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक ही वेवलेंथ दे रखी है, यानी कि इसका मतलब है ये सिंगल की बात कर रहा है, इस वाले की। तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला है हमारे पास, Q इज इक्वल टू L बाई लैम्डा। ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला लगाना है हमें। L क्या है बच्चों, यहाँ पर L है हमारा LC, कोहेरेंस लेंथ, और लैम्डा हमें दे रखा है भाई, सिंपल सा हो गया आंसर इसका। LC क्या है हमारा, LC जो हमने अभी भी निकाला है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा है हमारा पास है जो दे रखा है हमें, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और जो भी आंसर आए क्यू वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आएगी, लगभग 20 आएगी। ये आ गई हमारी क्यू वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन थे बच्चों, ये क्वेश्चन है इसके, एक दो क्वेश्चन है उसे और करा लेंगे, बस बात खत्म। क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ टू स्टेट्स, किस लेजर में, हीलियम नियॉन लेजर में, जो प्रोड्यूस कर रही है वेवलेंथ लाइट कितनी, 6000 एंगस्ट्रॉम की, कितने टेम्परेचर पे, 300 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है। क्या होता है बच्चों पॉपुलेशन रेशियो हमारा, सिंपल पॉपुलेशन रेशियो होता है बच्चों हमारा, जो आइंस्टीन कोएफिशिएंट में हमने पढ़ा था, n2 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस h न्यू बाई kBT। बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना बस एक चीज से, क्या हमारा जो एक्सप्रेशन आया था n2 वहां पर, कहां पर, आइंस्टीन कोएफिशिएंट में, वो n1 डिवाइडेड बाई n2 था, है ना। उसकी क्या वैल्यू थी, यहाँ पर माइनस नहीं था, h न्यू बाई kBT, सिंपल। यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन रेशो हम बोलेंगे बच्चों n2 डिवाइडेड बाई n1, यानी कि हमारे जो इनिशियल में थे एटम्स n1, उससे डिवाइड करेंगे n2 को, ऐसे ही तो करते हैं हमेशा, है ना बच्चों, ज्यादा वैल्यू नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे कम वाली वैल्यू को। या फिर ऐसे बोल लो कि लेजर बनी होगी तो ज्यादा किस में चले हुए होंगे, n2 में, और n1 कहाँ पर रह गए होंगे, कम रह गए होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन कराना है, तभी तो पॉपुलेशन रेशो पूछ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ होगा। चलो भाई, तभी लेजर बनी है हीलियम नियॉन। तो n2 बाई डिवाइडेड बाई n1 लेंगे हम, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस ये वाली चीज ध्यान रखनी है, इसलिए बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। क्या आएगा यहाँ पर, माइनस, यहाँ क्या होगा n2, यहाँ क्या होगा n1, उल्टा कर दोगे माइनस यहाँ से हट जाएगा। अब देखो बच्चों क्या क्या चीजें दे रखी है, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। देखो क्या क्या चीजें दे रखी हैं, फटाफट देखो। क्या क्या दे रखा है हमें, बच्चों देखो लैम्डा दे रखा है एक तो 6000 एंगस्ट्रॉम का, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का समझ लो। क्या दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन। और बच्चों के भी हमें पता होना चाहिए क्या होता है, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 23 होता है बच्चों इसकी वैल्यू, ठीक है। क्या रख दो, सबको यहाँ रख दो, लेकिन यहाँ पर तो लैम्डा नहीं है, तो इसे काय में चेंज कर लो, पहले लैम्डा में चेंज कर लो बच्चों। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, c बाई लैम्डा, हर एक न्यूमेरिकल में लगेगा, ये पता होना चाहिए हमें। तो बच्चों n2 डिवाइडेड बाई n1 की वैल्यू क्या आ गई, e टू द पावर माइनस hc बाई लैम्डा kBT, सारी वैल्यू रख दो। e टू द पावर माइनस, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू क्या आई है बच्चों 600 10 टू द पावर माइनस 10, k की वैल्यू क्या है kb की 1.38 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23,
और इनटू टी की वैल्यू क्या है 300। सब चीजें कैलकुलेट करेंगे आप तो इसका आंसर बच्चों हमारा निकल का आता है n2 डिवाइडेड बाई n1। कैलकुलेशन करके देखना e टू द पावर माइनस लगभग 80 के बराबर 79 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन उसे 80 लिख देंगे हम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें। केबी की वैल्यू दे रखेगा आपको, अगर नहीं दे रखेगा तो आपको थोड़ा सा मेमोराइज होनी चाहिए। 1.38 10 टू द पावर माइनस 23 होती है इसकी वैल्यू। के की वैल्यू एज इट इज रखनी है, ऐसे मीटर में चेंज करके यहाँ रख दो, सिंपल आंसर आ गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन में ये और भी सिंपल है। क्या बोल रखा है, रूबी लेजर है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम आयन कितने दे रखे हैं बच्चों, यानी कि एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है 2.8 10 टू द पावर 19। क्या है एन। इफ द लेजर एमिट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ एमिट करेगा रेडिएशन, यानी कि वेवलेंथ क्या है 7000 एंगस्ट्रॉम की जगह काय में लिख लिया, मीटर में लिख लिया, ठीक है। देन द कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द लेजर। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, एनर्जी कैलकुलेट करनी है लेजर की। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कौन क्या फॉर्मूला क्या लगेगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा ही लिख लो ना, सिंपल। लेकिन बच्चों एन दे रखा है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। कहाँ से आया है रिलेशन, ये आया है E इज इक्वल टू एच न्यू से। न्यू की वैल्यू क्या रखी, सी बाई लैम्डा। और जहां पर एन की वैल्यू दें, यानी कि एन नंबर ऑफ एटम दे तो एन लगा दो, जहां पर नहीं दे तो एन नहीं लगना। यहाँ पर देखो क्या लिखा था, एस सी बाई लैम्डा, सी को सी बाई लैम्डा लिखा था, ये भी तो एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर एन नहीं दे रखा तो एन की वैल्यू नहीं लिखी हमने, यहाँ पर यूज ही नहीं किया है। वैल्यू सारी पुट कर दो, एनर्जी की वैल्यू निकाल दो। ई एन क्या है बच्चों यहाँ पर 2.8 10 टू द पावर 19 इंटू एच की वैल्यू 6.62 10 टू द पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। केवल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। 700 10 टू द पावर माइनस 10 क्या आ गई बच्चों, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू लगभग कैलकुलेट करोगे 7.94 जूल के करीबन आएगी। इसका आंसर होगा ये, एक बार देख लेना बच्चों क्या वैल्यू आएगी, करीबन करीबन इतनी आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसमें लेजर दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स कितना दे रखा है, इतना। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल इसमें है भी नहीं कुछ, अगर तुमने लेजर ठीक से पढ़ ली होगी। एनर्जी डिफरेंस बच्चों कौन कौन सी स्टेट के बीच में कह रहा है, E2 माइनस E1, यानी कि क्या दे रखा है इस बार, E2 माइनस E1 कितना दे रखा है, 0.121 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बिल्कुल दे रखा है। करना क्या है इसमें, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, अब तो हो ही गया ये। तो ये किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर नहीं होता है, यानी कि वैल्यू दे रखी है इक्वल टू एच न्यू के बराबर क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई। तो फाइंड कर दो इसे, सिंपल सा, क्या आ जाएगी एच न्यू, तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.121 डिवाइडेड बाई एच, और न्यू बराबर क्या 0.121, एच की वैल्यू क्या होती है 6.62 10 टू द पावर माइनस के 34। आंसर देख लेना, कुछ जो भी आएगा आंसर वही आंसर होगा, कैलकुलेट कर लेना बच्चों खुद। सिंपल थे बच्चे क्वेश्चन।